फार्माकोलॉजिस्ट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का फार्माकोलॉजी 6 सेम का पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, जो हमने इसके पहले जो वीडियो बना उसमें क्या देखा जाए, जो ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जो भी टॉपिक थे हमने पूरे कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपने जो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखे। ठीक है, तो आज से हम चालू कर रहे हैं जो ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईडी। ठीक है, उसमें से जो सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें आज देखेंगे पेप्टिक अल्सर। क्या देखेंगे? पेप्टिक अल्सर। जो अपना फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो पहले जो देखेंगे पेप्टिक अल्सर कैसा होता है। ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर की जो पहले जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पहले अच्छे से समझेंगे, बाद में उसमें से जो भी ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आज देखेंगे, पूरा देखेंगे जो भी पैथोफिजियोलॉजी है, जो भी हमने यहाँ से जो पॉइंट लिए वो हमने केडी ट्रिपल जो अपनी स्टैंडअप बुक है वहां से हमने लिए हुए। ठीक है, तो पूरे अच्छी तरह से समझे। ठीक है, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो, जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक मतलब क्या होता है? पेप्टिक मतलब स्टमक, और जो अल्सर मतलब होता है छाले। क्या बोलते हैं? जो छाले मतलब ऐसे घाव होने लगते हैं, जो अपने स्टमक है उसमें जैसे घाव होने लगते हैं उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो जो अपना पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है? एक्यूट ड्यू टू एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ एसिड और सिक्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो अपने को वाल में जो स्टमक रहता है उसका पीएच कितना 2 to 3 पीएच, उसका पीएच अपने स्टमक पे जो एसिड का पीएच इतना रहेगा। ठीक है, तो जो अपना स्टमक है वो कैसा एसिडिक रहता है, तो जो आप इसमें क्या आ रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ एसिड और सिक्रेशन ऑफ एसिड, उसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव। जो स्टमक में कौन सा प्रेजेंट रहता है? एसिड, HCl, कौन सा हाइड्रोक्लोराइक एसिड प्रेजेंट रहता है फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, तो जो अब एसिड प्रोड्यूस हो रहा तो कैसा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ एसिड और सिक्रेशन ऑफ एसिड। तो उसकी वजह से भी क्या होता, जो भी अपनी जो पेप्टिक जो स्टमक में लाइनिंग रहती है, जो स्टमक है अपना, जो स्टमक की जो लाइनिंग है, इधर की जो लाइनिंग रहती है, इसमें क्या होता, जो भी लाइनिंग क्या होती, डैमेज होने लगती। क्या होती? डैमेज होने लगती ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ HCl और सिक्रेशन ऑफ HCl और एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहती है, जो स्टमक की जो लाइनिंग है, जो वॉल की लाइनिंग होती है वो क्या होती है, डैमेज होने लगती। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो वॉल है तो वहां पे क्या घाव बनने लगते हैं, उसे बोलेंगे अल्सर। ठीक है, और भी क्या बोला देखो, Also imbalance in the gastric secretion। आप जो imbalance बोल रहे हैं, imbalance मतलब क्या है, आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट है उसमें आपको क्लियर कर दूंगा क्या है imbalance in a gastric secretion। gastric secretion में क्या होता है, imbalance होता है, जो एसिड का सिक्रेशन है कभी ज्यादा बन रहा है कभी कम बन रहा है, तो वो कैसा, उसमें से कैसा है एक डिफरेंस बिटवीन आता। तो देखेंगे imbalance हो रहा, तो टू फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लेवल ऑफ द gastric secretion। यहाँ पे क्या बोला, इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन। क्या बोला, इम्बैलेंस है, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसमें इम्बैलेंस होना। गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब क्या है, जो अपने स्टमक में जो भी जूसेस वगैरह, जो एसिड वगैरह हो रहे, जो भी पेप्सिन वगैरह, तो उसमें जो भी एसिड है, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। ठीक है, बनने की। देन टू फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टू फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गैस्ट्रिक सिक्रेशन देखेंगे। एक है एग्रेसिव फैक्टर, दूसरा है डिफेंसिव फैक्टर, और क्या बोलेंगे, और उसे प्रोटेक्टिव फैक्टर। क्या बोलेंगे, डिफेंसिव फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर। अब जो एग्रेसिव फैक्टर और प्रोटेक्टिव, जो डिफेंसिव फैक्टर और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर का क्या क्या काम है, देखो यहाँ पे क्या बोला, एग्रेसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर मतलब क्या होता है, जो एसिड का लेवल बढ़ाते उसे बोलेंगे एग्रेसिव फैक्टर। क्या बोला मैंने, एग्रेसिव फैक्टर मतलब क्या होता है, जो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ा रहे उसे, उस फैक्टर को बोलेंगे एग्रेसिव फैक्टर। क्या बोलेंगे, एग्रेसिव फैक्टर। और जो भी डिफेंसिव फैक्टर बोल रहे, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर बोल रहे, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर में क्या आता है, जो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा तो उसकी वजह से क्या हो रहा, जो अपनी जो लाइनिंग है, जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो क्या हो रही, डैमेज हो रही, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एसिड्स के प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोलेंगे, उससे उस मैकेनिज्म क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम है। क्या करेंगे वो प्रोटेक्टिव फैक्टर, जो भी एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहा तो उस एक्सेसिव एसिड की वजह से क्या हो रहा, जो भी अपने स्टमक की लाइनिंग है, जो भी स्टमक की वॉल की जो लाइनिंग है वो क्या हो रही, डैमेज हो रही थी। क्या हो रही थी, डैमेज हो रही थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलेंगे डिफेंसिव फैक्टर, और क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव फैक्टर। ठीक है, समझ आया। ठीक है, क्या बोला मैंने, और बताओ तो टू फैक्टर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर। और आप देखो जो पेप्टिक अल्सर है इसमें क्या होता, इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है, इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन।
और जो इम्बैलेंस हो रहा है गैस्ट्रिक सिक्रेशन में क्यों हो रहा देखो, क्योंकि इम्बैलेंस इन टू फैक्टर, कौन कौन से जो आप जो एग्रेसिव फैक्टर है, डिफेंसिव फैक्टर है, इसमें कैसा, इसमें भी इम्बैलेंस होने से वजह से क्या हो रहा, गैस्ट्रिक का सिक्रेशन इम्बैलेंस हो रहा। क्या बोला मैंने, जो अपना एग्रेसिव फैक्टर है और डिफेंसिव फैक्टर है तो उसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन है उसमें भी इम्बैलेंस होता है। समझो अपना एग्रेसिव फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या होगा, जो अपना एग्रेसिव फैक्टर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन होगा, ठीक है। और अगर अपना डिफेंसिव फैक्टर उस टाइम क्या होगा, कम हो गया, तो क्या होगा, अल्सर ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो भी एसिड का प्रोडक्शन हो रहा तो एसिड क्या करेगा, ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होगा तो जो भी अपने वॉल की लाइनिंग, जो भी अपनी स्टमक की लाइनिंग है वो क्या होगी, डैमेज होगी, क्या होगी, डैमेज होगी। और अगर क्या हो रहा, अगर अपने जो डिफेंसिव फैक्टर अगर बढ़ गया, जो एसिड का सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या होगा, अपना फूड बराबर डाइजेस्ट हो गया नहीं, तो ये भी जो कारण बन सकता है, ठीक है। तो अब जो इसमें क्या आ रहा, जो एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर, इसमें एक ही ध्यान रखो, क्या बोला मैंने, इस दोनों में क्या, जो फैक्टर है इस फैक्टर में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जो फैक्टर है कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इम्बैलेंस होने से वजह से क्या हो रहा, पेप्टिक अल्सर हो रहा, क्या हो रहा, पेप्टिक अल्सर हो रहा। अब देखो जो एग्रेसिव फैक्टर में कौन कौन से क्या है, HCl, ठीक है, HCl है, जो H पाइलोरी जो फैक्टर है उसकी वजह से भी एसिड का प्रोडक्शन होने की चांसेस रहती है और उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब जो डिफेंसिव फैक्टर, कौन कौन से डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो भी एसिड एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, देखो इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा, क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब म्यूकोसा मतलब क्या है, इसके पहले जो ब्रोंकाइटिस उसमें भी हमने क्या, म्यूकस का प्रोडक्शन की वजह से वो भी क्या कर रहा था, म्यूकस जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा तो उसको क्या करने का, जो रिमूव करने के लिए म्यूकस का जो भी अंदर न जाने के लिए क्या कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल अंदर जाते तो जो अंदर न जाने के लिए क्या कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो भी आप गैस्ट्रिक म्यूकस का क्या करेंगे, जो भी एसिड का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो जो अपने लाइनिंग क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, जो भी अपनी जो स्टमक की लाइनिंग रहती है वो क्या होती है, डैमेज हो रही थी, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, गैस्ट्रिक म्यूकोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या कर रहा है, जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लाइनिंग है, जो वॉल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो टू फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेन द लेवल ऑफ द एसिड और गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, समझ आया। आप देखो जो पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं, पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है, समझो एक बात देखो, आप देखो जो पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं, अल्सर 2 टाइप के रहते हैं, कौन कौन से 2 टाइप है, देखो इसमें जो अपना स्टमक है, स्टमक की नीचे क्या है, ड्यूडेनम, क्या है, ड्यूडेनम, उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसके नीचे रहती है, जो स्टमक है उसके नीचे क्या रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो स्टमक है, तो स्टमक अटैच है इंटेस्टाइन से, किससे अटैच है, ड्यूडेनम। यहाँ पे देखो क्या है ये, जो आपका ए पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, क्या है, ड्यूडेनम। अगर देखो, अगर मैंने क्या बोला, अगर जो अल्सर जो प्रोड्यूस हो रहा, अगर स्टमक ड्यूडेनम में प्रोड्यूस हो रहा तो उससे क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम अल्सर, क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम अल्सर। और अगर अल्सर स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा, किसमें, स्टमक में, इसमें स्टमक में, तो उससे बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, समझ आया। पेप्टिक अल्सर नहीं बोला मैंने, क्या बोला, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर। देखो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर जो ड्यूडेनम में प्रोड्यूस हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम अल्सर। ध्यान में रखो। अब पेप्टिक अल्सर किसे बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर किसे बोलेंगे, जब अल्सर स्टमक में और ड्यूडेनम में होगा, क्या बोला मैंने, जब अल्सर ड्यूडेनम और अपना जो ड्यूडेनम है और जो स्टमक में होगा तब उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने, जब अपना अल्सर कहाँ पे, जो स्टमक है और ड्यूडेनम में प्रोड्यूस होगा, एक्यूर होगा, तो उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। स्टमक में प्रोड्यूस होता तो उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, और जब अपना अल्सर जब ड्यूडेनम में होता है उसे बोलेंगे ड्यूडेनम अल्सर, ध्यान में रखो। और जब आप अपना अल्सर स्टमक में और ड्यूडेनम में रहेगा तो उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, समझ आएगा आपको। चलो आगे देखेंगे। जो फैक्टर है उसमें और एक सब्सटेंस है, कौन सा, बाइकार्बोनेट, वो भी क्या करेगा, जो भी मेंटेन एसिड से प्रोटेक्शन करेगा। कैसे करेगा, जो भी आप एसिडिक, जो स्टमक में जो एसिडिक मीडियम है, जो नेचर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा, बाइकार्बोनेट, कौन करेगा, बाइकार्बोनेट। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन बोल रहा है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा,
और जो भी एसिड का सिक्रेशन क्या करेगा, कम करेगा। ये हो गया अपना प्रोड्यूसर का काम, ठीक है। तो आप देखेंगे बाद में देखेंगे हम जो एसिड कैसा प्रोड्यूस होता है तो उसके बारे में देखेंगे। पेप्टिक अल्सर में क्या हो रहा था, एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है, उसका जो सिक्रेशन है, सेल का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ रहा था। और जो भी अपना जो डिफेंसिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बोल रहे हैं वो क्या होगा, उसकी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगी। जो भी अपना म्यूकस है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जो एसिड का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी लाइनिंग थी, स्टमक की जो लाइनिंग थी और जो भी ड्यूडेनम था वो क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। तो उसकी वॉल क्या हो रही थी, डैमेज हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप देखो जो हाउ टू रिलीज द एसिड सिक्रेशन, अब जो एसिड की वजह से क्या हो रहा है, एग्रेसिव फैक्टर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, अल्सर हो रहा है। तो देखिए जो पहले अल्सर जो HCl कैसा रिलीज होता है, ठीक है। तो HCl रिलीज होने के लिए पहले क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, वॉल ऑफ द स्टमक बिकम स्ट्रेच, ठीक है। जो स्टमक की वॉल है वो क्या होती है, स्ट्रेच होने लगती है। और क्या होता है, जो भी केमोरिसेप्टर रहते हैं प्रेजेंट स्टमक में वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। केमोरिसेप्टर क्यों एक्टिवेट होने लगते हैं, क्योंकि जो हम इंटेक करते जो फूड है तो उसमें क्या केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो केमिकल क्या होते हैं, जो केमिकल है तो वो क्या रहते हैं, क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं किसको, केमोरिसेप्टर जो भी प्रेजेंट है उसको। और जो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, जो भी स्ट्रेच जो फूड आ रहा है इंटेक कर रहे तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, जो भी वॉल है उसमें क्या हो गया, स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा। तो उसकी वजह से स्ट्रेच और जो केमिकल रिसेप्टर, जब केमिकल रिस्पांस आएगा तो केमोरिसेप्टर एक्टिव हो गए। और जब स्ट्रेच रिस्पॉन्स आएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गए, ठीक है। अब जो रिसेप्टर एक्टिव हो गए क्या होगा, जब इंटेक किया तो रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिव हो गए। अब एक्टिव होने के बाद क्या हो रहा है, दिस सिग्नल गोज टू ब्रेन। जो रिसेप्टर को अब सिग्नल मिला, रिसेप्टर क्या करेगा, जो सिग्नल कहाँ पे भेजेगा, ब्रेन पे भेजेगा। कहाँ पे, ब्रेन में। अब जो ब्रेन में सिग्नल भेजेगा तो क्या करे बाद में, तब क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम है वो क्या होती है, एक्टिव होती है। आपने क्या मालूम है, रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में कौन सी सिस्टम एक्टिव होती है, पैरासिम्पैथेटिक। कौन सी, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। फाइट कंडीशन में, जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जो आएगी तब क्या होगा, जो अपनी कौन सी सिस्टम एक्टिव होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम। कौन सी, सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में क्या आ गई, जो अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव होगी, ठीक है। ध्यान रखो। देन अब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अब एक्टिव हो रही तो उसके कारण क्या होगा, जो भी अपनी नर्व है, कौन सी नर्व, देखो इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम, ठीक है। जो भी इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम है, जो नर्व है इंट्रिंसिक नर्व वो क्या होती है, एक्टिव होगी। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होगी, एक्टिव करेगी किसको, इंट्रिंसिक नर्व को। किसको, इंट्रिंसिक नर्व को। अब जो इंट्रिंसिक नर्व एक्टिव हो रहा तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं वो क्या होगा, रिलीज होगी। जो भी हार्मोन है वो क्या होगा, रिलीज होगी। अब देखो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि ACH जो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है। अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता, एसिटिलकोलिन। आप जो एसिटिलकोलिन के एक्शन देखेंगे इसके बाद में पहले देखो क्या क्या रिलीज होता, रिलीज ACH, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन। देखेंगे आप इसके एक्शन, जो अपने पैराइटस सेल है, अब जो एक्टिव जो भी रिलीज हो रहे, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे तो उसकी एक्शन आप पैराइटस सेल में कैसे होती वो देखेंगे, ठीक है। चलो फूड लेने के कारण क्या होगा, जो भी अपने स्टमक है, जो भी अपने केबल रिसेप्टर है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू केमिकल रिस्पांस, ठीक है। आप क्या हो रहा है, जो भी अपना सिग्नल है, आप वो सिग्नल जो रिसेप्टर है वो सिग्नल कहां पे लेके जाएंगे, ब्रेन में। अब जो ब्रेन हो रहा है, जो ब्रेन क्या एक्टिव हो, जो ब्रेन में कौन सी सिस्टम है, अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो क्या होती है, एक्टिव होने लगी। आप जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगी तो उसके अगर अपने को मालूम है, जब अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती तो क्या होता, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता, एसिटिलकोलिन। कौन सा, एसिटिलकोलिन। अब जो एसिटिलकोलिन रिलीज होता तो एसिटिलकोलिन क्या करेगा, उसकी एक्शन देखेंगे। अब हिस्टामाइन भी रिलीज हो रहा तो और भी गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता, उसकी एक्शन, जो भी अब सेल है तो उस सेल पे एक्शन देने के बाद HCl कैसा प्रोड्यूस होता है। आप देखो क्या हो रहा था, जो भी आप इसके क्या इंटेक कर रहे थे फूड, अब जब इंटेक करेंगे उसकी वजह से कौन कौन से एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन रिलीज होते थे। आप जो आपने ये सेल है, कौन सी सेल है, पैराइटल सेल। कौन सी है, पैराइटल सेल। और भी इसे क्या बोल सकते हैं, इंट्रो जो क्रोमैफिन सेल है उसे बोलेंगे, ठीक है। तो जो अपने पैराइटल सेल है, तो पैराइटल सेल क्या, जो भी अपनी लाइनिंग है, जो स्टमक की लाइनिंग रहती है उसे बोलेंगे। जो पैराइटल सेल क्या करती है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का तरह काम करती है, ठीक है। अब जो पैराइटल जो सेल है, जो पैराइटल सेल है तो उसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, आप देखो कौन कौन से रिसेप्टर है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे थे वो कैसे एक्ट करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो जो अपने पैराइटल सेल है उसमें 3 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से, एसिटिलकोलिन के लिए, हिस्टामाइन के लिए और गैस्ट्रिन के लिए, ठीक है। अब जो एसिटिलकोलिन का जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है उसे बोलेंगे M3 रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, M3 रिसेप्टर। बाद में कौन सा, जो अपना हिस्टामाइन का कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा, H2 रिसेप्टर, जो भी H2 रिसेप्टर। देन अब जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन के लिए कौन सा रिसेप्टर
सिस्टोकाइनिन, कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन। देखो क्या है स्पेलिंग, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो CCK1 रिसेप्टर है उसे बोलेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर, ठीक है, जो अपना गैस्ट्रिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जो अपना अब क्या रहेगा, अब जो एसिड कैसे प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे। अब जब HCl बाइंड होगा अपना M3 रिसेप्टर को, जब अपना हिस्टामिन बाइंड होगा जो अपना H2 रिसेप्टर को, और जब अपना गैस्ट्रिन बाइंड होगा जब CCK1 रिसेप्टर को। अब जो इस ACH बाइंड हो रहा है किसको, जो अपने एसिटिलकोलिन बाइंड हो रहा है किसको, M3 रिसेप्टर को, वो क्या कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, IP3 ड्रैग पाथवे। कौन सा? IP3 ड्रैग पाथवे। अब जो IP3 ड्रैग पाथवे फॉलो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो जो IP3 ड्रैग पाथवे फॉलो कर रहा है उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन अब जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या कर रहा है, जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर को बाइंड होगा क्या होगा, जब अपना हिस्टामिन जो अपने रिसेप्टर को बाइंड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप ये कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, साइक्लिक AMP पाथवे। कौन सा? साइक्लिक AMP पाथवे। जब साइक्लिक AMP पाथवे फॉलो कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, जो कैल्शियम की लेवल है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा। अब जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन भी क्या कर रहा है, अपने रिसेप्टर को जाके बाइंड कर रहा है। कौन सा रिसेप्टर है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा है? कोलेसिस्टोकाइनिन। जब इस रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा वो भी कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, IP3 ड्रैग पाथवे। कौन सा? IP3 ड्रैग पाथवे। अब जो IP3 ड्रैग पाथवे फॉलो कर रहा तो क्या हो रहा, उसकी वजह से भी क्या हो रही थी, कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब जो कैल्शियम की लेवल, जो भी तीनों रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, जो हार्मोन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या कर रहे थे, जो भी कैल्शियम की लेवल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो कैल्शियम इंक्रीज हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप जो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्या रहता है पंप प्रेजेंट रहता है, उससे बोलेंगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। अब जो कार्बोनेट का जो ल्यूमेन साइड है, जो ल्यूमेन साइड है ये कौन सी, जो स्टमक की ल्यूमेन साइड है तो उधर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो अपनी मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट रहता है कौन सा, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। अब जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप का क्या काम है, जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो क्या करेगा, अंदर लाएगा, जो लुमेन की तरफ लाएगा, और जो पोटेशियम है वो क्या करेगा, बाहर बचेगा, ठीक है। अब जो कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो रही तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है तो वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है, किसके थ्रू, जो भी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है थ्रू, ठीक है। अब और भी जो ट्रांसपोर्टर जो प्रायोरिटी सेल है उस पे और भी एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था, किसके लिए, क्लोराइड चैनल के लिए, किसके, जो क्लोराइड का एक्सचेंज होने के लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था। देखो यहाँ पे जो क्लोराइड अंदर आ रहा बाहर जा रहा किसके थ्रू, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है। जो अपना प्रायोरिटी सेल है उस पे जो लुमेन साइड है, जो लुमेन की मेम्ब्रेन है उस पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लुमेन की तरफ आ रहा, जो स्टमक की तरफ आ रहा, और यहाँ पे क्या बोला हमने, एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था, उसी वो क्या कर रहे हैं, जो क्लोराइड चैनल है उसका एक्सटेंड करने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोराइड भी क्लोराइड भी अंदर आ रहा, हाइड्रोजन भी अंदर आ रहा, दोनों क्या हो गए, दोनों की रिएक्शन होगी H+Cl, ठीक है। H+Cl क्या प्रोड्यूस करेंगे, HCl। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ध्यान में यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो रही थी, कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होने के कारण जो अपना हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है वो एक्टिव हो रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा, जो हाइड्रोजन है वो लुमेन की तरफ आ रहा, और जो कैल्शियम है वो भी क्या हो रहा था, अंदर जा रहा, उसका भी एक्सचेंज होने के कारण क्या हो रहा, दोनों मिक्स हो गए, कौन, हाइड्रोजन और क्लोराइड, वो क्या फॉर्म करेंगे, HCl। क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है। समझ आया। जो भी यहाँ पे लिखा, जो अपने फ्लो चार्ट में आपने जो सेंटेंस में लिखो, ठीक है, फ्लो चार्ट अपना बनाओ, ठीक है, तो आपको जल्दी कैसा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये होगा अपना एसिड कैसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो चलो आगे देखेंगे, जो अपना H. pylori जो बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा वो कैसा होता है उसके बारे में पहले देखा। जो एग्रेसिव फैक्टर है, तो एग्रेसिव फैक्टर में दो फैक्टर जो क्या रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अल्सर हो रहा है। कौन से, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, और दूसरा जो उसमें देखा हमने H. pylori की वजह से क्या हो रहा था, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे HCl जो भी आप देखेंगे H. pylori है तो उसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, देखो जो अपनी अल्सर है उसकी वजह से अल्सर प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, देखो। तो अब ये क्या हो रहा था, जो H. pylori बैक्टीरिया है, जो H. pylori क्या है, बैक्टीरिया है, उसके पास क्या रहता, एक स्पेशल टाइप का एक यूरियस एंजाइम रहता। कौन सा, यूरियस एंजाइम। एक देखो क्या है, यूरियस एक एंजाइम प्रेजेंट रहता। अपने को मालूम है,
जो अपना समझो अपना बैक्टीरिया अंदर गया, ये क्या होगा अपना H. pylori बैक्टीरिया अपने फूड के, हम जब फूड खाते हैं तो उसके उस टाइम क्या होगा, उसके साथ हमारे फूड के टाइम फूड में क्या होगा H. pylori अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहे तो उसके साथ हम फूड लेंगे, ठीक है। अब जो फूड अब अंदर गया, जो H. pylori बैक्टीरिया फूड के साथ अंदर गया तो वो क्या करेगा अपने स्टमक में जाएगा, क्या करेगा स्टमक में जाएगा। और स्टमक में जाने के बाद मैंने क्या बोला, जो अपना H. pylori बैक्टीरिया है उसके पास स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट रहता है। कौन सा एंजाइम है, यूरेज। कौन सा एंजाइम है, यूरेज, याद रखो यूरेज, ठीक है। अब जो यूरेज है, ये यूरेज क्या है, एक बेसिक इन नेचर है। कैसा है, एक बेसिक इन नेचर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने स्टमक में कैसे प्रेजेंट रहता है, जो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। कैसा है, एसिडिक नेचर है। और जो अब एंजाइम है कैसा है, बेसिक नेचर, तो वो कैसा है न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिड है और बेस है, उसकी वजह से क्या है न्यूट्रलाइज की कंडीशन है। तो उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, जो H. pylori बैक्टीरिया है वो वहां पे सर्वाइव कर सकता है। क्यों, उसके पास क्या है स्पेशल टाइप का एंजाइम है, उससे क्या बन गए यूरेज, क्या बन गए यूरेज, ठीक है। अब जो फूड के साथ जो अपना बैक्टीरिया अंदर गया तो स्टमक में जाने के बाद जो यूरेज एंजाइम है वो क्या होगा सिक्रेशन करेगा, उसकी वजह से वो क्या होगा अच्छे से वहां पे सर्वाइव कर सकेगा। क्योंकि जो भी आप जो वहां पे एसिडिक मीडियम है उसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा। और अब जो यूरेज एंजाइम प्रेजेंट है उसके साथ और भी एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब वो कैसा जो डैमेज करेगा, जो अपनी वॉल है, जो लाइनिंग है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको कैसे डैमेज करेगा। और भी उसके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उस प्रोटीन को बोलेंगे अधेसिव प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, अधेसिव, अधेसिव प्रोटीन। अब जो अधेसिव प्रोटीन का काम क्या है, क्या काम है, जो बैक्टीरिया है उसके पास एंजाइम है, एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन एंजाइम का काम मैंने आपको समझा दिया, क्या करना न्यूट्रलाइज करना, जो भी एसिड का जो एसिड जो मीडियम है उसको क्या करना बेसिक मीडियम जो न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। अब जो एडिसिन है, एडिसिन प्रोटीन का काम क्या है, देखो अब जो बैक्टीरिया है जो एडिसिन प्रोटीन क्या करता है, जो वॉल को जो चिपकने स्टिक करने के लिए, समझो अपने स्टमक की वॉल है, अब वॉल को स्टिक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टिक करने के लिए एडिसिन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो H. pylori बैक्टीरिया एडिसिन प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा, जो वॉल है स्टमक की वॉल है, जो ड्यूडेनम की वॉल है वहां पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है, वो स्टिक करेगा जो मेम्ब्रेन है। अब स्टिक करने के बाद क्या रहा, अब क्या कर रहा है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, क्या हो रहा है टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिक है, टॉक्सिक मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल क्या होगा वहां पे रिलीज करेगा, क्या करेगा रिलीज करेगा। जब जो H. pylori बैक्टीरिया है जब टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी वॉल है, जो अपने स्टमक की लाइनिंग है वो क्या होगी, जो अपनी ड्यूडेनम की लाइनिंग है वो क्या हो रही थी डैमेज होगी, क्या होगी डैमेज होगी। तो उसकी वजह से जो भी अल्सर क्या होगा प्रोड्यूस होगा, क्या होगा प्रोड्यूस होगा। ध्यान में रखो क्या बोला मैंने, और मैं बता दूं क्या होगा, H. pylori बैक्टीरिया अपने फूड के साथ अंदर गया, ठीक है, जब फूड के साथ अंदर जाएगा स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद क्या रहता है, उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसके पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है, उसके क्या बनेंगे यूरेज, क्या बनेंगे यूरेज। अब जो यूरेज की मदद से क्या होगा, जो मीडियम है एसिडिक मीडियम उससे क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो मीडियम है उस मीडियम में अच्छे से रह पाएगा, ठीक है। तो अब रह गया तो उसके बाद क्या करेगा, जो भी उसके बाद और भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट था उससे बोलेंगे अधेसिव प्रोटीन, क्या बोलेंगे अधेसिव प्रोटीन। तो अधेसिव प्रोटीन की वजह से मुझे क्या होगा, जो भी अब वो जो वॉल है जो अपनी स्टमक की लाइनिंग है उस पर जाके बाइंड करेगा, ठीक है। अब वहां पे जाके स्टिक होगा, तो स्टिक होने का क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा टॉक्सिक मटेरियल वहां से रिलीज करेगा, जो उसमें से जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेगा। जब टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेगा, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो क्या होगा, जो अपनी वॉल है जो लाइनिंग है उसे क्या करेंगे डैमेज करेंगे, क्या करेंगे डैमेज करेंगे। अब क्या होगा, जो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहा, तो प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो रहा, जो भी वॉल अभी डैमेज होगी तो डैमेज होने के कारण क्या हो रहा, और भी अपना जो पेट क्या होगा, क्या होगा दर्द करने लगेगा, तो अल्सर वहां पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना H. pylori बैक्टीरिया का मैकेनिज्म, पैथोफिजियोलॉजी कैसे हो एसिड को क्या करेगा, जो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेप्टिक अल्सर कैसा प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने देखा, ठीक है। तो ये पूरा था अपना मैकेनिज्म। और जो भी आपने इसके पहले जो ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर देखते कौन कौन से एसिटिलकोलिन, हिस्टामिन और जो गैस्ट्रिन थे, तो क्या करते हैं एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या होगा वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब जो समझो ये जो एसिटिलकोलिन हिस्टामिन अगर इसमें गड़बड़ आ गई, ठीक है, अगर डिस्टर्ब हो गए तो उसके कारण क्या होगा एक्सेसिव एसिड क्या होगा प्रोडक्शन होगा। तो अब एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हो रहा तो उसको क्या करेंगे, उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या देंगे, उसके एंटागोनिस्ट देंगे, ठीक है। वो भी हम ड्रग में उसके अगले पार्ट में जो अपना एंटी जो भी पेप्टिक अल्सर में जो भी ड्रग ट्रीट करने के लिए देंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे वो एक्ट करेंगे उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये पूरा था अपना पेप्टिक अल्सर के बारे में, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो
अच्छा लगे तो पहले लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है इसके बाद में हम देखेंगे उसके ड्रग जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।